नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। एक लंबा वक्त बीत चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यह देश के शिक्षा क्षेत्र में नए और बेहतर परिवर्तनों की शुरुआत करेगी। और आज के मुद्दे में हम यही जानेंगे कि आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी और इससे पूर्व की नीतियों में किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आज का हमारा मुद्दा यही रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति लागू होने से अभी तक चला आ रहा स्कूल एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज व विश्वविद्यालयों में चला रहा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी का सिस्टम काफी बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब उनके प्रदर्शनों को 3 स्तर पर परखा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव ने जब इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं नई शिक्षा नीति में बच्चों का तनाव कम करने और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने के लिए कई बड़ी बातें कही गई हैं। कक्षा 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं नई नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। कक्षा 6 से ही छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें भी पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस खबर पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता विनीत त्यागी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत त्यागी जी, शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बदलाव को किस तरह से आप देखते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इससे पहले जो शिक्षा नीति में हमारे बदलाव हुआ जी, उसको आज 34 साल बीत चुके हैं। जी। और मेरा खुद का जन्म 1989 में हुआ, जिस समय हमारे घरों में ना तो कलर टीवी हुआ करते थे, ना इंटरनेट हुआ करते थे। और आज इतना मोबाइल का जमाना है, हमारे स्कूल तक जब हम लोग पास कर गए तब तक मोबाइल फोन्स भी नहीं हुआ करते थे। तो इतना सब कुछ दुनिया में बदल गया। आज लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेटा की, ये 5G की, 5G आना, 7G, लेकिन हमारी शिक्षा नीति अभी भी 1986 वाली ही नीति चल रही है। तो एक बड़े बदलाव की जरूरत तो यहाँ पर थी ही, जिससे कि हमारी शिक्षा नीति पूरा ओरिएंटेड रहे इनोवेशन के लिए और रिसर्च के लिए। तो ये बहुत लंबे से समय से पेंडिंग था ये इशू, और बहुत ज्यादा जरूरत मुझे लगता है इसकी भारत को थी अभी, इसलिए शिक्षा नीति में बदलाव बड़ा जरूरी था। बिल्कुल। तो, जी सर, जी बोलिए सर। जब भी शिक्षा नीति में आप बदलाव करने जाते हैं तो आपको कुछ अहम चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। एक तो कि विश्व किस तरफ जा रहा है, आज के समय की मांग क्या है, आज की सदी की मांग क्या है। तो 21वीं सदी में हम हैं, तो आज यहाँ पर खड़े होकर आज की सारी चीजों को कवर करते हुए अगली सदी तक के लिए हम अपनी शिक्षा नीति एक बेस बना सके, ऐसी शिक्षा नीति की हमें जरूरत होती है। पहला तो ये। दूसरा कि जो हम, जैसे हम एक हिंदुस्तान एक देश है, तो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हमारी ओल्ड साइंटिफिक वैल्यूज हैं जो हमारे कल्चर से निकलती हैं, उनको भी साथ लेकर और इनोवेशन रिसर्च को साथ लेकर हम कैसे चल सकते हैं, ये पूरी झलक, एक दर्पण आपकी शिक्षा नीति उसका होना चाहिए।
बिल्कुल विनीत जी, देखिए नई शिक्षा नीति में आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि बच्चे के जो मानसिक बदलाव है वो कैसे हो सके, मानसिक रूप से बच्चे तनाव मुक्त कैसे हो सके, इसके लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? देखिए, जब आपकी शिक्षा इस बात पर आधारित होती है कि ये चंद किताबें बच्चों को दे दी गई जी, और आपका आंकलन सिर्फ इस बात पे हो कि उनमें से उन किताबों को कितना वो याद कर पाए जी, और आपसे सीधा उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए गए और बच्चों ने आंसर लिख दिए और वही उनके उन बुक्स में से मैच करके वो सब हो गया। तो ये जो आंकलन है, ये सही आंकलन किसी भी व्यक्तित्व का नहीं कर सकता। हमारी शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं कि आप कुछ चीजें रटवा दें किसी को। शिक्षा का अर्थ होता है एक व्यक्तित्व का निखार कर पाना, किसी को रिसर्च के लिए तैयार कर पाना, इनोवेशन के लिए तैयार कर पाना। तो आंकलन व्यक्तित्व होना चाहिए जी। जैसे मैं कोई चीज रटने के बजाय सीखने के लिए प्रयास करूं, तो इसमें जो आंकलन है वो 3 स्तर का आंकलन इसलिए कहा गया कि सबसे पहले व्यक्ति, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो खुद का आंकलन करे। उसके बाद जो उसके सहपाठी हैं वो उसका आंकलन करें और एक आंकलन शिक्षक करे। तो 3 स्तर पर आंकलन हो। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में भी आप देखेंगे कि 2 बोर्ड की बात कही गई है जी, कि एक दूसरा बोर्ड होगा कि अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस रही उसको इम्प्रूव करने का, क्योंकि एक एग्जाम के बाद आपको कुछ चीजें समझ आती है वहां पे और जी। एग्जाम का तरीका भी बदला जाएगा। वो केवल ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ चीजें पूछी, आप वो वहां लिख कर आ गए। कुछ ऑब्जेक्टिव वहां पर चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, वाक़ई में ये काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे बच्चों के लिए। हमारे साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर कुलदीप सिंह भी फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के साथ। प्रोफ़ेसर सिंह, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी सर, नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ जी, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। जी, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ, ਕਲਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 2020 ਦਾ, ਉਹਦਾ 0.7 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਦ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2005 ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2020 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ NCERT ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ +2 ਤੱਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਾਇਲੋਗ ਔਨ ਦੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ठीक है प्रोफेसर सिंह, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विनीत त्यागी जी, प्रोफेसर सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक बात कही है कि राइट टू एजुकेशन, इसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है इस नई पॉलिसी में। नहीं, मुझे लगता है प्रोफेसर साहब को भी पूरी पॉलिसी पढ़ने की जरूरत है। इसमें साफ साफ कुछ एम्स बता दिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या हैं। जैसे कि चंद एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2030 तक
100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो देश में लाना, ये इसका एक पर्टिकुलर एम है कि जो लोग अभी छूट गए हैं स्कूल से, कुछ ऐसे लोग हैं और बाकी जो बच्चे अभी और स्कूल में आने लायक होंगे, उनको 100% जो है वो एडमिशन रेट रहे हमारा। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। तो ये एक है। तो राइट टू एजुकेशन क्या होता है? राइट टू एजुकेशन यही है ना कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो अगर आप इस पॉलिसी को पूरा देखेंगे तो इंक्लूसिवनेस इस पॉलिसी की बहुत ज्यादा है प्रीवियस पॉलिसी के अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे इसको। दूसरा, जहाँ मैं ज्यादा पंजाबी तो नहीं समझता, लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ आया। सर कह रहे थे कि इसमें हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग जी अलग कल्चर्स हैं यहाँ इसी देश में, जी लैंग्वेजेस हैं अलग, तो उसको रिफ्लेक्ट ये पॉलिसी नहीं करती, अगर मैंने सही समझा है तो। जी जी तो मैं आपको इसका एक और पॉलिसी का बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 लैंग्वेज लेकर चलने की बात कही गई है। 3 लैंग्वेज में से ये कोई लैंग्वेज थोपने की कोई बात नहीं है। ये कहा गया है कि भारत की नेटिव कोई भी 2 लैंग्वेज और 1 बाहर की लैंग्वेज कोई स्टूडेंट अपने आप चुनकर उनको लेकर आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कोई लैंग्वेज की बात नहीं है। अगर आप पंजाब में हैं तो आप पंजाबी चुन सकते हैं, तमिलनाडु में है तो आप तमिल चुन सकते हैं, कर्नाटका में है आप तेलुगु चुन सकते हैं। तो जो बिल्कुल, भी रीजनल ये भी तो लोकल बात लैंग्वेजेस लिखी हैं गई ये, है कि अगर संभव, जहां तक संभव हुआ 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाई कराई जाएगी। देखिए आपको अगर आप इसके क्लोज पढ़ेंगे, मैं जो पॉलिसी मेरे सामने है, मैंने पॉलिसी जो पढ़ी है, उसमें जहां तक संभव हुआ ये कोई बात नहीं होती है। जी इसमें साफ साफ ये लिखा गया है पॉलिसी में कि स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एनी 2 रीजनल और लोकल इंडियन लैंग्वेजेस एंड 1 एनी अदर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और एनी। तो ओके। मुझे और ये मतलब सबके साथ एक और हमारे सर ने अभी कहा कि कंसल्टेशन नहीं की गई लोगों से, जहां तक मैं सही समझ पाया हूं अगर हम्म। तो जी ऐसा नहीं है कि इसमें हर प्रकार के स्टेक होल्डर्स, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर, कोई एक दिन की चर्चा नहीं है। महीनों से इस पॉलिसी के ऊपर काम चल रहा था, उसके बाद ये पॉलिसी यहाँ पर आई है। और ये सब जानकारियां हैं कि कौन सी कमेटीज बनी, कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे उनमें। ऐसा नहीं है, पता नहीं, मतलब हो सकता है कि सर से इंडिविजुअली ना पूछा गया हो, लेकिन इन्हीं के विभागों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से ये सब सलाह मशवरा किया गया है। स्कूल्स के, कॉलेजेस के स्टेक होल्डर्स भी रहे हैं, हायर एजुकेशन कॉलेजेस के स्टेक होल्डर्स भी रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के स्टेक होल्डर्स भी इस कमेटीज में रहे हैं। बिल्कुल, तो विनीत ऐसा नहीं त्यागी है जी, सबका अपना एक अलग मत होता है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया हर इंसान का अलग होता है, तो उन्होंने अपना नज़रिया हमारे सामने रखा था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत त्यागी जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। प्रोफेसर कुलदीप सिंह, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, आपके हिसाब से और क्या कुछ इस नई नीति में शामिल होना चाहिए था? देखो, एक तो शामिल होना चाहिए था कि जैसे 7 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨਾਰਮਸ ਫਾਰ ਆਲ ਸਕੂਲ ਵੈਦਰ ਇਨ ਐਡਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ RTE ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ NCF 2005 ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 21 ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੀਕੂਲਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਜਦੋਂ COVID-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2020 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਲੈਂਥਰੈਪਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਟ ਏ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ CBSE ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਫਾਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੇ CBS ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ CBSE
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ठीक है प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल जगजीत सिंह धुरी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। पंजाब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जगजीत सिंह धुरी जी। धुरी साहब, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है बुधवार को, किस तरह से आप इस नई शिक्षा नीति को देखते हैं सर? जी, जब पहले जी ये नई शिक्षा नीति का जो पहले ड्राफ्ट आया था, हमने उस पर एजुकेशन कॉन्क्लेव करवाया था, जी, क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत सी चेंजेस हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा गया था एजुकेशनिस्ट की तरफ से। जी, जो जैसे स्कूल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, अगर सारे टोटल इसको एज इट इज हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इशारा करती हैं जैसे ये नीति किसी खास बड़े घरानों को मुख्य नजर में रखकर बनाई गई हो। हाँ, इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन में हमारे 10th तक कोई लिबर्टी नहीं थी, बच्चों को जो सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसमें उसको स्पेस है। बच्चा 6th 8th ऑनवर्ड अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है, या और ऐसी बहुत सी पॉजिटिव हैं जो इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिसको मतलब अच्छी नज़र से देखना बनता है। और लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीजें आई हैं जो ड्राफ्ट के दौरान भी पूरे कंट्री में इसका विरोध हुआ था। जी, तो अभी इस दौर में एकदम से ये मतलब फाइनल आई है, तो अभी इसका एनालिसिस हो रहा है। लेकिन इसका जो एजुकेशनिस्ट हैं इसको दोनों तरफ से देख रहे हैं, कुछ इसमें बहुत सारी पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन में हमारे पहले जो प्री प्राइमरी क्लासेस थी वो हमारे फर्स्ट से स्टार्ट होती थी। जी, अब बहुत सी स्टेट्स ने अपने अकॉर्डिंगली शुरू कर रखा था, जैसे पंजाब में जो प्री नर्सरी वगैरह क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी। लेकिन अब इस पॉलिसी में वो सारे इंडिया में ये चीज आ चुकी है, इसका पैटर्न आ चुका है कि कैसे मिडिल स्कूल होंगे, कैसे एलिमेंट ग्रेजुएशन है जो वो भी बढ़कर 4 इयर्स की हो गई है। तो काफी चीजें इसमें अच्छी हैं। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए हाँ सर। जी। तो एक कहीं ना कहीं जब ड्राफ्ट आया था इस चीज का जिक्र हो रहा था भी, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिंगल स्ट्रीम हैं, मतलब जैसे तो अपनी दूसरी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जैसे अपने पंजाब में बात करें तो पंजाबी यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, या अपना पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो इनके अलावा जो दूसरी सिंगल स्ट्रीम जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी को स्पेस नहीं होगा। तो ऐसे जो सिंगल स्ट्रीम कॉलेज हैं, जैसे कोई बीएड के चल रहे हैं, या वो उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान पहुंचा रही है। 2028 तक उनको बंद करके उनको जो कॉलेज हैं उनको भी ऑटोनॉमस जो ऐसा स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है, जिसका इशारा सीधा ऐसा जा सकता है भी जो अभी ऐसी सोशल सोसाइटीज हैं जो एजुकेशन में अपना योगदान डाल रही हैं अभी स्मॉल स्केल पर, जो अपने विलेज में, गांव में, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही लोग इस सेवा में आ सकेंगे अब जिनके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऐसे यूनिवर्सिटी टाइप कॉलेज ही अब सर्वाइव करेंगे इन फ्यूचर। तो ऐसा देखा जा रहा है इसको जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। एक लंबा वक्त बीत चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यह देश के शिक्षा क्षेत्र में नए और बेहतर परिवर्तन की शुरुआत करेगी। आइए जानते हैं कि आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी और इससे पूर्व की नीतियों में किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने मंजूर की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आजादी के 7 दशक में शिक्षा से जुड़ी सिर्फ 2 राष्ट्रीय नीति लाई गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ बदला। अब जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर होगा खर्च। देश की शिक्षा नीति में 34 साल के बाद नए बदलाव किए गए। बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को
कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदला है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। अतिरिक्त पाठ्यक्रम अब होंगे मुख्य पाठ्यक्रम। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा। जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर होगा खर्च। सरकार ने तय किया कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है, तो वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। मुख्य बिंदुओं में समझें और क्या कुछ हुए बदलाव। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की मिलेगी सुविधा। बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा पैटर्न में होगा बदलाव। शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक लागू किया जाएगा। संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षाओं को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। यूएस की एनएसएफ की तर्ज पर एनआरएफ का होगा गठन। स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। लड़कियों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। सरकार ने 2 समितियां बनाई। एक टीएसआर सुब्रमण्यम की समिति जिसने मई 2016 में अपना प्रतिवेदन दिया था और उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इसरो में रह चुके हैं, चेयरमैन थे स्पेस कमीशन के, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के वो चांसलर हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डायरेक्टर हैं, शिक्षा से उनका जुड़ाव है और शिक्षक और अन्य स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों से जुड़े हुए जो बड़े वैज्ञानिक हैं या एकेडमिक हैं, उनकी कमेटी बनाएगी। कमेटी के डिटेल अंतिम स्लाइड में मैं दूंगा, कुछ जानकारी भी उसके बारे में आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा पद्धति में एक नया बदलाव आ सकता है। इससे जुड़ा ड्राफ्ट पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन की अगुवाई वाले पैनल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सबमिट किया था। माना जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति को कुछ इस तरह से बनाया गया है
कि यह 21वीं सदी के उद्देश्यों को पूरा करे, तो साथ ही भारत की परंपराओं और वैल्यू सिस्टम से भी सुसंगत हो। इसको भारत के एजुकेशन स्ट्रक्चर के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।